हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है हमारे छोटे से चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक क्या है आज का? तो माइटोकॉन्ड्रिया। आज का टॉपिक क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर लिए थे सारे चीज़ों के बारे में। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा, पार्ट्स को नहीं देखा, मिस कर दिया तो जा कर के देखिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लेलिस्ट आप जा कर के दे सकते हैं चैनल पर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके माइटोकॉन्ड्रिया में। हालांकि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ेदार तरीके से बताऊंगा। एक एक चीज़ आपको ढंग से याद आ जाएगा, ठीक है ना। इसके पहले भी आप थोड़े से पढ़े होंगे क्लास 8 में भी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया असल में होता क्या है और यहाँ पर भी आपको थोड़े से डिटेल में मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्या बताना चाहता हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर रहिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के साइड में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। छोटा सा स्ट्रक्चर है, हालांकि मैंने इस पर लिखा नहीं कि कौन से क्या है, ठीक है ना। ये बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अब तक ये जानेंगे कि अभी ये स्ट्रक्चर है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इसके बारे में जानते हैं कि आखिर होता क्या माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया असल में देखिए इसका जो है पावर हाउस ऑफ द सेल, ही तो पता ही होगा कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं, आखिर कारण क्या है इन सब चीज़ों के लिए, तो जानते हैं। पहला नंबर बात का हमारा डिफिनेशन जानना जरूरी है। बायो में अगर डिफिनेशन नहीं जाना तो फिर आपका दिक्कत है। तो डिफिनेशन देखते हैं कि क्या है। तो डिफिनेशन में आपका दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया आउटर मेम्ब्रेन। हालांकि ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये हो गया आपका क्रिस्टल, बाद में बताऊंगा। फिलहाल जान लीजिए कि क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म में ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में ही होते हैं और प्लांट में भी होते हैं और एनिमल सेल्स में भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लांट में होते कि एनिमल सेल्स में होते दोनों में है, प्लांट सेल्स, बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। डेट प्रोड्यूस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तो पता ही होगा आपको, एटीपी पता है। इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो में बताऊंगा कि आखिर एनर्जी बनता कैसे, क्रिएट कैसे करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो एक स्पेशल, क्योंकि ये वाला टॉपिक ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा में होने में बोरिंग लगता है, ठीक है। उसके स्पेशल वीडियो में बताऊंगा कि एटीपी कैसे बनता है और इसका देखिए मेन एनर्जी मॉलिक्यूल यूज्ड होता है सेल में, ठीक है ना। मतलब बोला जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, क्योंकि एक प्रकार का सेमी ऑटोनोमस, देखिए लिखा होगा यहाँ पर, मैंने लिखा कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें खुद का अपना क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी डिफिनेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि किसने साइंटिस्ट, हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट मिले हुए थे। अब कौन कौन से मिले हुए थे वो जानते हैं। देखिए पहला भाई साहब आया अल्बर्ट ऑन कॉलिकर का तो नाम सुना ही होगा, ठीक है। जिसका इन्होंने ये नहीं बताया कि उसका नाम नहीं दिया, ये नहीं बोला कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, इन्होंने बोला कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि पावर हाउस ऑफ द सेल, ये जिक्र नहीं किया कि माइटोकॉन्ड्रिया तो बाद में आया। उन्होंने कार्ल वेंडर ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। असल में पावर हाउस ऑफ द सेल किसने दिया, अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने डिस्कवर किया था, नाम दिया था इन्होंने पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन बाद में माइटोकॉन्ड्रिया किसने नाम दिया, कार्ल वेंडर ने। इससे पहले भी एक और साइंटिस्ट थे, कौन, देखिए बाद में लेटर, और किस साल किए थे, 1850। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी चेंज भी हो जाता। गूगल पर सर्च करेगा तो कुछ और बताएगा, कहीं और साइट्स में देखेगा तो कुछ और बताएगा, किसी और बुक्स में देखेगा तो अलग ही बताएगा। तो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कौन किसने क्या बोला, ठीक है। तो इन्होंने रिचर्ड अल्टमैन ने क्या किया, 1886 में इन्होंने नाम दिया बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया, बायोब्लास्ट, नाम दिया इन्होंने बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट का मतलब लाइफ जर्म्स, ठीक है। मैंने लिखा है लाइफ जर्म्स, लिखते जाना है क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। और क्लास 9th के नज़रिए में देखा जाए तो ये थोड़ा सा
अपर लेवल का हो गया, ठीक है ना, क्योंकि क्लास 9th में इतना सारा डिटेल नहीं जानना है, हालांकि यहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा। तो ये रिचर्ड अल्टमैन ने, हालांकि ज़्यादातर एनसीईआरटी में अल्टमैन का ही नाम दिया है, और यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने नाम भी दे दिया, क्या नाम दिया था, बायोब्लास्ट, जिसका मतलब होता है लाइफ जम्स, ठीक है, रीनेम्ड। बाद में फिर हालांकि 12 साल के बाद, मतलब कि इन्होंने दिया 1886 में, कहा कि ये बायोब्लास्ट है, मीन्स लाइफ जम्स है, और 12 साल के बाद कार्ल वेंडर ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आया समझ में। ये कार्ल वेंडर ने अपना बोल दिया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, हालांकि यह भी इम्पोर्टेंट है, कहीं कहीं कार्ल वेंडर भी दे देता है, तो कहीं का अल्टमैन भी, तो कहीं कॉलिकर भी, मतलब होल कंफ्यूज होना ही नहीं है। देखिए कॉलिकर ने क्या किया, पावर हाउस ऑफ द सेल, इन्होंने नाम नहीं दिया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, सिर्फ ये नाम पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्या करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और इन 1857, ठीक है, लेटर क्वाइनेड बाय, मतलब इसके बाद फिर क्या कि रिचर्ड अल्टमैन उठे, इन्होंने क्या किया कि नाम दे दिया, क्या नाम दिया कि बायोब्लास्ट है, मीन्स लाइफ जम्स है, एंड रीनेम्ड बाय कार्ल वेंडर। इसके बाद फिर 12 साल के बाद कार्ल वेंडर उठे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को टर्म दे दिए कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, क्या है, इट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। ये भाई साहब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, आपने अगर लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, अगर लिखने के लिए आया तो अगर ये लाइन लिख दिए तो टीचर तो खुश हो ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और छोटा सा भी है। इसको आप दिमाग में रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक प्रकार का सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है। यही 9th में नहीं पूछता, बहुत आगे लेवल तक का पूछता है कि क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, कौन से हमारा ऑर्गेनल्स जो है सेमी ऑटोनोमस है, तो यहाँ पर भूलिएगा नहीं, यहाँ पर बताएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज ऑन प्रोटीन्स, दे आर सिंथेसाइज ऑन प्रोटीन्स, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसाइज खुद ही करता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम्स होता है, तो प्रोटीन बनाने लगता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, दे आर फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। अब भाई ये तो पता ही है कि सेल ऑर्गेनल्स है, तो साइटोप्लाज्म के बारे में भी हो गया था। तो ये देखिए हमारा क्या, दे आर फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इट्स अ स्ट्रक्चर लाइक रड शेप्ड। रड तो देखे होंगे, रड, ये बारकर जो दिखाई दे रहा है ये भी, ये तो रड शेप्ड है, तो इसी टाइप का होता है। ये भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक रड शेप्ड का है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका रड शेप्ड का होता है, और ये एक दो नहीं होते हैं, कम से कम ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में होते हैं। फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दे हैव ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स, इनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम्स होता है, तो इस बारे में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद फिर ये वाला पार्ट हो गया, तो तुरंत से इसको छापिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द टर्म माइटोकॉन्ड्रियन। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियन और माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या, असल में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया वो एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है, क्या है, प्लूरल है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियन आप देख रहे हैं ना, वो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। इस डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है, ग्रीक वर्ड में इसको मीटोस, ठीक है, और कॉन्ड्रियन विकास। देखिए ग्रीक वर्ड्स मीटोस एंड कॉन्ड्रियन, मीटोस एंड कॉन्ड्रियन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए ना कि ग्रीक वर्ड में क्या होता है, ताकि तो आप कहेंगे कि वाओ नाइस। मीटोस एंड कॉन्ड्रियन, हालांकि मीटोस मतलब क्या होता है, एक प्रकार का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, रेशेदार, ठीक है। ग्रेन्यूल्स लाइक, ये तो आपको पता ही होगा, खुरदुरा टाइप का। तो ये देखिए मीटोस एंड कॉन्ड्रियन विच मीन्स थ्रेड एंड ग्रेन्यूल्स लाइक। तो अब मैंने देखिए इस पर लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ग्रेन्यूल्स लाइक, ठीक है। क्या हो गया, ग्रेन्यूल्स लाइक। कॉन्ड्रियन का मतलब हो गया ग्रेन्यूल्स लाइक, मीटोस का मतलब हो गया थ्रेड। आया समझ में। तो ये तो पता हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक प्रकार का प्लूरल है,
माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्लूरल है, और माइटोकॉन्ड्रियन क्या हो गया, सिंगुलर वर्ड हो, ठीक है। अब देखिए, दे प्ले अ मेजर रोल इन ब्रेकिंग डाउन न्यूट्रिएंट्स, दे प्ले अ मेजर रोल इन ब्रेकिंग डाउन न्यूट्रिएंट्स। हम न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने में इसका अहम भूमिका है, ठीक है ना। देखते हैं, जनरेटिंग एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स फॉर द सेल। सही बात है, ये भी आपका एक फंक्शन में भी आप लिख दोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक फंक्शन तो यहीं पर मिल गया, ठीक है। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। भाई ये तो एनसीईआरटी वाला हो गया, एनसीईआरटी का बहुत ही बढ़िया वाला लाइन कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल का क्या है, एनर्जी करेंसी। कौन, एटीपी। अच्छा, एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है एटीपी का मतलब, एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, एक और नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, एडीपी। क्या नाम सुना होगा, एडीपी। एडीपी मतलब कि वही चीज हो गया, बस ट्राई की जगह वहां पर डाई कर दीजिएगा, ठीक है ना, ट्राई की जगह पर डाई, तो उसमें क्या हो जाएगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अच्छा, डाई से ट्राई कैसे बन गया, हालांकि इसमें भी एक लोचा है, एक और फॉस्फेट मिल जाता है तो ट्राई बना लेता। कैसे बनाता है, एनर्जी कैसे बनता है, ये अलग वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आया समझ में, आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते, देखिए यहाँ पर तो मिल गया कि हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है, एटीपी। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये तो पहले भी बता दिया, लेकिन ये भी जरूरी है कि बोथ प्लांट एंड सेल दोनों में पाया जाता है। इसका साइज की बात करें तो 0.5 to 1.0, यही माइक्रोमीटर इन डायमीटर्स। डायमीटर्स, हाँ वही डायमीटर्स, ठीक है। तो साइज इसका देखें तो इसका इतना साइज होता है। साइज तो कहीं नहीं पूछता है भाई, लेकिन थोड़ा भी नॉलेज के लिए, थोड़ा सा नॉलेज के लिए जानकारी रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ जेली लाइक या फिर विस्कस लाइक, चिपचिपा सब्सटेंस हो गया जेली लाइक सब्सटेंस। देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको नजर आ रहा है ना, इसमें ये जो अंदर में आपका मतलब क्रिस्टल के अंदर की बात कर रहा है, ये तो आपका हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। क्या हो गया, ये एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। क्या हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। ये तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। ये जो आपको खाली खाली दिख रहा है ना, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो पोरेंस हो गए, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि इस क्रिस्टल के अंदर जो आपको डॉट 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 नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल, नहीं तो शॉर्ट में आप इसको मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मैट्रिक्स, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, फुल नेम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इससे पता चलता है कि किस मैट्रिक्स का बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसका नाम हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और असल में अगर मैट्रिक्स भी बोल सकते तो भी सही होगा। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं जो फ्लूइड या फिर जेली लाइक या फिर विस्कस लाइक सब्सटेंस होता है, जो क्रिस्टल के अंदर होता है। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड, जो फोल्ड किया हुआ है ना, ये जो आपका फोल्ड दिख रहा है ना, बहुत सारा फोल्ड किया हुआ है, और इसके ऊपर क्या है, ये जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, इसको ऑक्सीजोम्स कहेंगे, तो ये सब बाद में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया कि जो अभी समझिए कि जो फ्लूइड है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो क्या है, मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स के तो पहले भी बहुत पहले बात कर ली थी कि फॉस्फोलिपिड होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, चैन बना लेते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स मिल करके, एंड अदर सब्सटेंस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बना लेते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ये तो पता ही होगा। तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स मिल करके एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, ये बहुत पहले से चल रहा है, सेल मेम्ब्रेन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन और इसके इनर मेम्ब्रेन दोनों बने होते किस चीज से, प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड से। तो ये भी बढ़िया है, और एग्जाम में इतना भी लिख गया तो हो गया काम, ठीक है। तो क्या करना है, छापना है तो छापिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बात की है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है,
ये असल में है क्या? ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। और इसके जो अंदर में ये जो रेड लाइक का स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ना, डॉट, वो क्या है? पोरिन्स है। क्या है? पोरिन्स। क्या है? पोरिन्स, PORIN, पोरिन्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने लिखा कि पोरिन्स आर द स्पेशल प्रोटीन, एक प्रकार का स्पेशल प्रोटीन है। अच्छा, इसका काम भी होता होगा? हाँ, होता होगा। एक प्रकार का स्पेशल प्रोटीन है डेट कवर्स द सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन का जो सरफेस होता है उसको कवर करके रखता है। हाँ जी, बिल्कुल बात सही है कि जो हमारा ये पोरिन से ही क्या करता है, ये एक प्रकार का छिद्रदार होता है, ठीक है ना। इसके अंदर छोटे छोटे हॉल होते हैं, ठीक है, तभी तो सब्सटेंस जो है आता जाता है। हालांकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। क्या होता है? काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है अपने मामले में, अपने जो पार्टिकल्स के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। ये आने नहीं देता है। किसको नहीं आने देता है? अनवांटेड पार्टिकल्स को एकदम आने ही नहीं देता, ब्लॉक करके रखता है। इसलिए तो पोरिन्स खड़ा है भाई, कि एक प्रकार का ये प्रोटीन सही कि करता है कि ना भाई, जो ज़रूरत है वही अंदर जाओ, नहीं तो मत जाओ। यही इसका काम होता है कि एकदम अनवांटेड पार्टिकल्स के एकदम पक्का खिलाफ है। असल में सेल मेम्ब्रेन जो है, मतलब सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो चलते जाता है, मतलब कि अनवांटेड पार्टिकल्स भी जाते हैं, काम नहीं हुआ तो बाहर भी आ जाते हैं, तो वो रहता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि नहीं, हम अनवांटेड पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देंगे, सिर्फ जाने देंगे तो सिर्फ जितना हमको चाहिए हम उसी को लेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया कि पोरिन्स होता है जो एकदम टेनी हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होता है पोरिन्स, और ये आउटर मेम्ब्रेन के सरफेस पर पाया जाता है, ठीक है, कवर्स करके रखता है। वो क्या है? प्रोटीन्स है, पोरिन्स, ठीक है। P से पोरिन्स एंड P से प्रोटीन, खत्म। ऐसे ही याद करते रहेगा तो मजा आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, अब बात देखें फिर से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का आ गया। असल में ये जो जैसे पॉइंट वाइज लिखवा रहे हैं बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपको वैसे पॉइंट वाइज लिखते रहेगा, याद करते रहेगा, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होते हैं? एक प्रकार का विस्कस फ्लूइड होता है, ये तो पहले भी पता। अच्छा, इसके कुछ अलग भी बताए, ठीक है। अलग ये है हमारा कि ये जो हमारा क्या कंटेंस करता है, इसमें मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स। ये तो जरूर हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो विस्कस फ्लूइड है। क्या है? विस्कस फ्लूइड है। तो अच्छा, इसमें भी कुछ होंगे, जैसे हमने बताया कि अच्छा इसमें होते हैं क्या, तो एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स का जो इसमें एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, उसी प्रकार के इसमें और भी चीज़ होते हैं, जैसे राइबोसोम्स हो गए, इनऑर्गेनिक आयंस हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, और क्या होंगे बहुत सारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जैसे हमने बात किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। क्या होता है? खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर्स होते हैं। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर्स होते हैं। जैसे डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करिएगा जल्दी से। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी तो आपको समझ में आई होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए इसका तो अलग ही चर्चा है, ठीक है ना। डीएनए भी एक बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ डीएनए का भी हमें ज़रूरत है, हालांकि, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर्स, अब इसमें न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड वही इन्हीं से निकलता है, न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इस सब चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए कि भाई देखिए इस मिक्सचर में होता तो बहुत कुछ है। जैसे में हमने नाम लिया था कि इसके फ्लूइड में क्या क्या होते हैं, इसके फ्लूइड में क्या होते हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आया कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन कौन से एंजाइम्स नहीं आएंगे, ये जरूर पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन कौन से चीज़ें इन्वॉल्व हुए रहते हैं। मिक्सर किस चीज़ का होता है, तो हमको बताना पड़ेगा कि मिक्सर वहाँ पर एंजाइम्स का होता है, प्रोटीन्स का होता है, इनऑर्गेनिक आयंस का होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का होता है, न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर्स का होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का होता है। तो इन सारी चीज़ को बताना पड़ेगा डिटेल से, ठीक है।
अब देखिए, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंजाइम्स जो होता है प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में, ये भी पता होगा, इनका भी एक अहम रोल है और इसका तो बहुत ही ज़्यादा रोल है। क्या क्या रोल है कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। भाई ये देखिए, एंजाइम्स जो है इसको छोड़ना तो है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्या, जैसे इसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स, यहीं से तो एटीपी जनरेट होता है और इसमें एंजाइम्स तो मेन ही पार्ट हो गया। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल में अगर एंजाइम्स ही ना हो तो फिर तो कुछ कहना नहीं, अधूरा है, जिंदगी अधूरा है उसका, माइटोकॉन्ड्रिया का जिंदगी अधूरा है, वहीं पर खत्म, स्वाहा। तो एटीपी का मॉलिक्यूल्स कैसे सिंथेसिस होता है ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हालांकि जो एंजाइम्स होता है कि ये जो क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, वहीं से जनरेट होता है। हालांकि और भी चीज़ डायग्राम 3D डायग्राम देखेगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो वो बढ़िया। हालांकि ये तो हो गया रफ डायग्राम। ठीक है, तो थोड़ा भी तो समझ में आना ही चाहिए कि क्या है, पता होना चाहिए। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या स्पेस हो गया बीच का, जैसे मैट्रिक्स हो गया, इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, फॉरेंस जिसमें टिनी लाइक हॉलो होते हैं। उसका काम क्या होता है ये भी बता दी, किस चीज़ से बना होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बना होता है। आया बात समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ फंक्शंस की बात करते हैं, उसी पर आ जाता है एक और चीज़, एपोप्टोसिस। ठीक है, नाम तो अजीब है ही, क्योंकि बायो है तो नाम तो अजीब ही अजीबो गरीब आता ही रहेगा। तो एपोप्टोसिस, ठीक है ना, एपोप्टोसिस का भी जिक्र करेंगे, फिर आएगा नेक्रोसिस का भी जिक्र करेंगे, और ये सब दोनों जो है ना इसका ज़्यादा जिक्र भी नहीं करेंगे। अभी तो कह रहे हैं कि जिक्र करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, इसके बारे में तो पूरे नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लेंथी भी है, थोड़ा भी समझना पड़ेगा। इसे क्या करना पड़ता है, रिलेशनशिप बताना होता है किस चीज़ का, एपोप्टोसिस एंड कैंसर से। तो ये रिलेशनशिप बताना, बताओ भाई, हमने पढ़ रहा था अभी माइटोकॉन्ड्रिया, आप क्या बता रहे, रिलेशनशिप बिटवीन एपोप्टोसिस एंड कैंसर। ठीक है, तो अभी कह रहे हैं कि अब कहाँ बीमारी में घुसा दिए न, कैंसर नहीं पढ़ना है, तो पढ़ना तो ये भी नहीं है। हालांकि ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, बस थोड़ा सा बताऊंगा कि एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस होता क्या, मात्र एक लाइन में। ठीक है, तो अभी तुरंत इससे पहले हम लोग फंक्शन बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, उसके बाद डिसऑर्डर जानेंगे, जैसे में आपका बीमारी क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बाबू बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है, अगर एक बार पकड़ लिया तो समझिए वो तो स्वाहा, किसी भी ऑर्गन को फेल करना इसका भी हाथ होता है। हालांकि सिम्टम्स पता ही नहीं चलता है, हालांकि जैसे कोरोना का सिम्टम्स पता होता है, हेडक होता है, कफिंग होता है, ये होता है, वो होता है, सब चीज़ का सिम्टम्स होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का कोई सिम्टम्स ही नहीं होता, क्योंकि इट इज़ क्या होता है, डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करने में किस चीज़ को। एक पर्सन का सिम्टम्स निकालो और दूसरे पर्सन का सिम्टम्स निकालो, दोनों का देखो मिलाओ, दोनों का आसमान जमीन का फर्क आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, नहीं पता चल पाता है, उसका अलग सिम्टम्स निकलेगा तो इसका अलग सिम्टम्स हो जाएगा। यही तो गड़बड़ है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए कभी कभी तो पता ही नहीं चलता, और ना पता होने का कारण यह है कि हमारा जो ऑर्गन होता है वो फेल कर जाता है। अब हो सकता है कि किडनी फेल करे, हार्ट फेल करे, या फिर लिवर फेल करे, वो अलग बात है इसके। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी अजीबो गरीब है, जैसे इसमें आता है KSS सिंड्रोम आता है, ठीक है ना, KSS के बारे में, फिर बार्थ सिंड्रोम होते हैं, तो इन अजीबो गरीब चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, तो सिंड्रोम जितना भी पढ़िएगा तो अलग चीज़, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, तो वो तो उतना बताएंगे नहीं कि केसेस क्या होता है, उसका सिम्टम्स क्या होता है, हालांकि सिम्टम्स तो पता नहीं चलता है। नॉर्मली सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे बुखार लगता है तो कह देते ना वायरस हो गया, वायरल फीवर है, और दवाई दे दो इसको ठीक हो जाएगा। वैसे उसका भी थोड़ा बहुत सिम्टम्स पता होता है, लेकिन उतना नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है, छापिए। उसके बाद हम फंक्शन की ओर चलते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, अब देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल सा फंक्शंस है, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दो, देखिए 7 को दिए हैं। ठीक है ना, इतना दिए हैं, 7 पॉइंट्स दिए हैं। देखने में 7 है, कितना बड़ा है, नहीं बड़ा है, याद कीजिए, एकदम सिंपल है। ठीक है ना, एकदम दिमाग में ऐसे रट्टा नहीं मारना है। क्या नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना, आराम से पढ़िए, बहुत ईजी वे में
याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए फंक्शंस में क्या दिया हुआ है, पहला फंक्शंस में क्या दिया, रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अरे भाई जब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है ना, क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है, तो कुछ तो इसका मेटाबॉलिक काम होगा ना। मेटाबॉलिज्म नहीं पता है, मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी वही हो गया। जितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते थे इसका भी क्या होता है, अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड ये तुम्हारा दूसरा हो गया कि प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल, ठीक है ना। क्या करता है, सेल को ग्रोथ करवाता, सेल मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। आई बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। क्या प्रमोट करवाता है, सेल ग्रोथ करवाता है एंड सेल मल्टीप्लिकेशन, न्यू सेल्स को ग्रोथ करवाता है। हेल्प्स, तीसरा में देखिए हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लिवर सेल्स। लिवर सेल्स मतलब जो सेल लिवर में पाया जाता है, लिवर सेल्स में ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है किसको, अमोनिया। अमोनिया क्या है, एक प्रकार का पॉइजनस सब्सटेंस। अमोनिया क्या है, एक प्रकार का पॉइजनस सब्सटेंस है, ठीक है ना, ये ठीक है। तो ये तो पता ही होगा कि अमोनिया क्या है, अमोनिया तो एक प्रकार का पॉइजनस सब्सटेंस है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या दिया 4 में, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस। देखिए पिछले ही पॉइंट्स में हमने बताया कि एपोप्टोसिस आएगा और नेक्रोसिस भी आएगा, हालांकि नेक्रोसिस तो आया नहीं, एपोप्टोसिस आ गया, ठीक है। तो एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल्स डेथ होता है। इसको आप एपोप्टोसिस भी कहिए या फिर इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहिए। अब कहिए क्या आ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर वाला पार्ट क्या आ गया इसमें, नहीं बायो में कोई कंप्यूटर वाला पार्ट नहीं आया है। बस ये दिमाग में रखिए कि एपोप्टोसिस क्या होता है, एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि एक नेचुरल वे में सेल का डेथ होता है। उसमें सभी लोगों को, मतलब इंसान को नहीं, सेल के सभी चीज़ों को पता होता है कि अब हमारा जीवन यापन खत्म होने वाला है, टाइम पता रहता है कि प्रोग्राम्ड किया हुआ रहता है पहले से कि सेल को डिस्ट्रॉय कर देना है तो कर देना है, ठीक है। तो एपोप्टोसिस क्या है, एक प्रकार का नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्रोग्राम्ड, जिसमें सेल को डिस्ट्रॉय करता है। बताएंगे, सब्र करिए, ठीक है ना। इसके बाद भी बताएंगे कि नेक्रोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। उसका भी डिफिनेशन लिखवा देंगे, ठीक है ना। और देखिए 5 में दिया हुआ है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्लड एंड वेरियस हार्मोन्स। देखिए कुछ ब्लड का पार्ट्स को भी ये बिल्डिंग अप करता है, क्रिएट करता है। अब जैसे हार्मोन्स का दे दिया, टेस्टोस्टेरोन, ये तो पता ही होगा, एस्ट्रोजन ये भी पता होगा, तो पढ़ना ही है भाई, 8वीं क्लास से पढ़ना है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को ये क्या करता है, रिलीज करता है, रिलीज करवाता है, ये सब चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल यही होता है। और देखिए 6 में क्या दिया हुआ है, तो याद होगा कि नहीं, क्या हार्मोन्स को रिलीज करवाने में मदद करता है, इसका भी कंट्रोल रहता है। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन क्या हो गया, हार्मोन्स को क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बिल्डिंग करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए 6 में क्या दिया हुआ है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग एडेक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस। देखिए उस समय भी बात किए थे कि इनऑर्गेनिक आयंस का बात चलेगा, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक आयंस जिसमें क्या होते हैं, आपका कैल्शियम आयंस आ गया, बहुत सारे आयंस हो गए, तो कैल्शियम आयंस उनमें से आ गए। तो इसका जो लेवल होता है ना, मेंटेन करके रखता है माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर, ठीक है ना। दे आर विथ इन द कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल, सेल के कंपार्टमेंट में जो कैल्शियम आयंस होता है उसको एकदम एडेक्वेट कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखता है। क्या करता है, मेंटेन, लेवल में बना के रखता है। जिसमें हम लोग एक चीज़ और सॉल्यूशन पढ़ना था, जैसे में आपका आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इन सारे चीज़ सॉल्यूशन को पढ़ेंगे डिटेल से, बस थोड़ा सा सब्र करना है, सब्र करना है, ठीक है ना, सब्र करना है, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है ना। 7 में देखिए क्या दिया हुआ है, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज लाइक सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल सिग्नलिंग, सेल सिंथेसिस एंड कंट्रोलिंग द सेल साइकिल्स एंड ऑल्सो इन सेल ग्रोथ, ठीक है ना।
ये तो समझ में आया कि इसका हिस्सेदारी कहाँ कहाँ पर है, किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ रहता है सेलुलर एक्टिविटीज़ में। जैसे में आपका हो गया आपका क्या सेलुलर डिफरेंस में, सेल सिग्नल्स में, सेल सेंसेशन में, एंड कंट्रोलिंग द सेल साइकिल में, एंड सेल ग्रोथ में। तो सेल ग्रोथ तो पहले पता चल गया था, ठीक है, आया बात समझ में। तो अब बात करते कि एपोप्टोसिस क्या होता है, फिर डिजॉर्डर्स, डायनेमिक डिजॉर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। तो चलते हैं, इसको छापिए जल्दी से। हाँ, तो हमारा लास्ट बचा हुआ एपोप्टोसिस, ठीक है, एपोप्टोसिस, फिर थोड़ा सा नेक्रोसिस के बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ा डिजॉर्डर्स के बारे में, फिर थोड़ा स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। तो इतना पहले जान लेते हैं। पहले उससे पहले जानते हैं कि एपोप्टोसिस क्या होता है। हमने बताया कि एक प्रकार का नेचुरल है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि सेल जो है पहले से प्रोग्राम्ड हुआ रहता है कि इसको डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है ना। उसमें नेक्रोसिस भी आ जाता है जो कि अनकंट्रोल्ड होता है, सडनली कभी भी डेथ कर सकता है, कभी भी डेथ हो जाता है, इसको बोला तो नहीं पता होता है, सडनली अचानक से डेथ करता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि एपोप्टोसिस का सीधा सा क्या बना रहा है डिफिनेशन। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्या है, एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इन विच द सेल्स डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स फॉर मेंटेनिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये भी कह रहा है इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। हाँ, बात सही है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये भी पता है कि जो हमारा सेल डेथ करता है उसका प्रोग्राम्ड हुआ रहता है, पहले ही से पता रहता है। इन विच द सेल्स डिस्ट्रॉय, और ये खुद से डिस्ट्रॉय करवाता है, ठीक है ना, फॉर मेंटेनिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये सेल के मेंटेन को बना करके रखता है, ये तो पता है ना। जैसे में देखिए एवरी डे देखा जाए तो सेल जो है कितना डिस्ट्रॉय होता है। एवरी डे हमारा जो सेल का डिस्ट्रॉय होता है, कम से कम देखा जाए तो 50 to 80 बिलियन सेल्स डेड करते हैं, बिलियन सेल डेड करते हैं, क्या समझे, 50 to 80 बिलियंस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो 50 to 80 बिलियन सेल्स डेड करते हैं, एवरी डे की बात हो रही है, जिसके कारण वो किसके कारण से डेथ करते हैं, तो इसी के कारण से डेथ करते हैं। किसके कारण से, तो एपोप्टोसिस के कारण से, ठीक है, ये खुद से डिस्ट्रॉय करता है। इसका कहने का मतलब देखिए, इसमें भी दो टाइप के फॉर्म्स आ जाते हैं। क्या क्या आते हैं, देखिए एपोप्टोसिस की बात कर लियो, क्या था, प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल्स का पहले से प्रोग्राम्ड किया हुआ था। फिर नेक्रोसिस बात आ रहा है। नेक्रोसिस क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डेथ ऑफ सेल्स, मतलब कि पता नहीं रहता, सडनली कभी भी डेथ कर जाता है, ठीक है। तो ये पता नहीं रहता है। ये जो हमारा एपोप्टोसिस है, अनवांटेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। इसमें जो है, जो इम्पोर्टेंट भी हो वो भी सेल डेथ कर जाते हैं। तो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस अगर बोला जाए कि दोनों एक जैसे हैं, तो नहीं है, एक जैसे नहीं है, इनका भी अलग अलग अपना कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में नहीं मिलते, अलग काम है इनका, ठीक है। ये जरूर मिलेगा कि इनका काम है सेल को मारना, लेकिन कभी कभी अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बात, जो हमारा एवरीडे सेल्स कितना डिस्ट्रॉय होते हैं, 50 to 80 बिलियंस के आसपास, इतना। हालांकि एपोप्टोसिस को भी बहुत सारे, इतना ही नहीं है, एपोप्टोसिस के भी इसको दो पाथवेज, कितने पाथवेज में, दो पाथवेज में, 2 पाथवेज में इसको भी तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। 2 पाथवेज में इसको भी तोड़ सकते हैं। जैसे पहला में आपका आ जाएगा इंस्ट्रिंसिक आ जाएगा, इंस्ट्रिंसिक आ जाएगा, ठीक है ना, पाथवेज, और दूसरा आ जाएगा एक्सट्रिंसिक पाथवेज। हालांकि इतना डिटेल नहीं जाना, बस इतना भी जान लीजिए कि इसका भी 2 टुकड़ा कर दिया, 2 पाथवेज निकल के, जैसे में इंट्रिंसिक आ गया आपका एक्सट्रिंसिक, ठीक है। ये जो आपका जो डिसऑर्डर है, ठीक है ना, डिसऑर्डर, ये थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर पर चलेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि मेरा क्या है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज है, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्रोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस क्या होता है। अगर पूछा जाए एपोप्टोसिस क्या होता है, पूछेगा तो है नहीं, बात वही है, पूछेगा नहीं, बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए रखना चाहिए, इतना तो बनता है।
एपोप्टोसिस क्या होता है, पहले से प्रोग्राम हुआ रहता है। नेक्रोसिस में सडनली होता है, कुछ पता नहीं चल पाता है। ठीक है, आए बात समझ में। इसमें सेल डेथ करवाना पड़ता है क्योंकि ये जरूरत है, मेंटेन करना है ना, बॉडी को मेंटेन करना है। ज्यादा सेल हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो पता होगा ना। ओमनी सेलुला एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। चलो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा डिजॉर्डर्स में देखते हैं। डिजॉर्डर्स में क्या है ना कि इसमें क्या होता है कि इसका कोई सिम्टम्स नहीं मिल पाता है। अगर देखा जाए ना तो डिफिकल्ट होता है, एक पर्सन और दूसरे पर्सन में सिम्टम्स देखा जाए तो काफ़ी अलग होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आसमान जमीन का फर्क पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी सिम्टम्स में भी उतना ही डिफरेंस आ जाते हैं। ठीक है ना, तो जिसको पकड़ पाना कभी तक नामुमकिन जैसा लगता है। ठीक है ना, तो देखिए जैसे मैं आपका पहला दिया हुआ है डिजीज, अल्पर्स डिजीज, केयन सायरेस सिंड्रोम। केयन सायरेस सिंड्रोम जिसको आप शॉर्ट में KSS बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, KSS बोल सकते हैं, KSS। ठीक है, ये अल्पर डिजीज। अच्छा एक और छूट रहा है क्या, इसमें छूट रहा है आपका बार्थ सिंड्रोम। क्या छूट रहा है, बार्थ। तो किधर लिख दूं, ठीक है, नहीं इसको मिटा देते हैं। 2 पाथवेज हो गए, ये तो पता ही है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। जैसे में आपका यहाँ पर आ जाएगा ये तो दूसरा हो गया। तीसरा सिंड्रोम क्या आ जाएगा, बार्थ सिंड्रोम। ठीक है, क्या आ जाएगा, बार्थ सिंड्रोम। चलिए समझ में आया, समझ में आना चाहिए। और इसका कोई सिम्टम्स नहीं होता है, थोड़ा बहुत पता भी चलेगा, नहीं भी पता चल सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है सिम्टम्स। ठीक है, जैसे कि मतलब डिफिकल्ट होता है हमारे सिम्टम्स को निकालने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया। ये करता क्या है यार, ये सब करता क्या है ना, जो ऑर्गन्स होता है ना उसको फेल कर देता है। ऑर्गन्स जितने भी हैं ना उसको फेल कर देता है। क्या करता है, फेल कर देता है। अब फिर ऑर्गन ही फेल हो जाएगा तो फिर तो गड़बड़ है। जैसे किडनी फेल कर देगा, हार्ट फेल कर सकता है, लिवर फेल कर सकता है, तो इसका भी योगदान उतना ही रहता है। ठीक है, आया बात समझ में आ गया होगा। ऑर्गन्स ये सब चीज़ नॉर्मल है तो पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो उससे पहले इसको अगर छापना हो तो छापिए, नहीं तो अब चलते हैं स्ट्रक्चर के पास। जिसे समझिए, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ तो पता चला कि इसको ये जो आपका फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। फ्लूइड लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है ना, मैट्रिक्स क्या दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो फ्लूइड आपका दिखाई दे रहा है, ये जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है ना, ये जो बड़े बड़े, हालांकि इतना ही नहीं होता, बहुत सारा होता है, पूरा सरफेस पर फैला होता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा बढ़िया दिखने के लिए मैं थोड़ा कम बनाया। ठीक है, तो ये जो आपका बल्ब लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन। क्या दिखाई दे रहा है, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन। इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स। ठीक है, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड ऑक्सीजोम्स, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आया समझ में। ठीक है ना, इसको भी निकाल करके पार्ट वाइज पढ़ते, लेकिन नहीं पढ़ना है उतना डिटेल में। ठीक है ना, तो अब समझिए कि ये जो ऑक्सीजोम्स है, ये जो तो आपका हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, ये जो स्पेस आपका दिखाई दे रहा है ना, ये जो स्पेस, ठीक है, वो उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो यहाँ पर डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, रेड वाला साइड में, जो मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच में, बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, उसमें आपको पोरिन्स पाया जाता है। क्या पोरिन्स, ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, पहले भी बता दिए, एक प्रकार का स्पेशल प्रोटीन होता है। क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, पहले बता चुके हैं कि इसका काम क्या होता है, अनवांटेड पार्टिकल्स को जाने नहीं देता, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है अपने मामले में, इसको कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन करने में। ये पोरस भी होता है। क्या होता है, पोरस होता है, पोरस होता है। पोरस मतलब छिद्रदार, उसमें हॉल होगा तब ना, टिनी टिनी हॉल होते हैं। आए समझ में। तो ये जो आपका हो गया, ये क्या हो गया,
यहाँ नहीं, इसको इधर बनाते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका हो गया ये वाला पार्ट, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, तो पता ही होगा। ये जो पार्ट हो गया ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, पता ही हो गया। चलिए आई मतलब इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आया समझ में। ये बीच का स्पेस जो हो गया ना इस वाला, ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो आपको ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ जो दिखाई दे रहा है ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टाई। तो क्रिस्टाई के ऊपर जो है ना बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, उसको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स। क्रिस्टाई के ऊपर जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है उसको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। और क्रिस्टाई क्या होता है, एक प्रकार का फोल्ड होता है, बहुत सारा फोल्ड मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, फोल्ड मेम्ब्रेन होता है। इसमें बहुत सारा फोल्ड हुआ रहता है, मेम्ब्रेन जो है फोल्ड हुआ रहता है, उसी को क्रिस्टाई बोलते हैं। और क्रिस्टाई के ऊपर जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको ऑक्सीजोम्स का। हालांकि ऑक्सीजोम्स का क्या होता है, इसका ही मेन काम होता है भाई ये ऑक्सीजोम्स का। देखिए अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, नहीं छोड़ देते हैं, चलिए इधर ही बता देते कि ऑक्सीजोम्स क्या होते हैं। ऑक्सीजोम्स जो है ना इसका 2-3 नाम होते हैं, उन दोनों नाम को जानते हैं क्या होता है। एक तो भाई देखिए फर्नांड ने क्या कहा था, एक साइंटिस्ट है फर्नांड, ठीक है ना, फर्नांड, ठीक है। तो उन्होंने बताया था F0 से देखिए गड़बड़ हो गया, F0 से F1 पार्टिकल्स क्या नाम दिए थे, ऑक्सीजोम्स का दूसरा नाम F0 से F1 पार्टिकल्स, ठीक है। इसका एक और नाम क्या था, ATP सिंथेज। क्या नाम था, ATP सिंथेज। क्या नाम था, ATP सिंथेज। ऑक्सीजोम्स का दूसरा नाम F0 से F1 पार्टिकल्स। F मतलब होता है फर्नेस। देखिए जो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, तीसरा नाम क्या हो गया, ATP सिंथेज, ठीक है। इसका भी काम क्या होता है, ATP जैसे क्या होता है ना कि जैसे हमने पहले नाम लिया था कि ADP होता है, जिसे एक और फॉस्फोरस जा करके मिल जाता है, और यही मिलने वाले को मिलता है तो तभी तो ATP बना लेता है, डाई से ट्राई बना लेता है। क्या बनाता है, डाई से ट्राई बना लेता है, उसी तो बोलते हैं ATP। एनर्जी करेंसी बढ़ जाता है, आया बात समझ में। और ये भी पता होगा ना कि हमारा जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, ये तो पता ही होगा भाई, इतना तो आप लोग कमज़ोर नहीं है। तो ATP तो 30 एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनाता है, एरोबिक एनारोबिक, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो 38 ATP बनाता है, ये तो पता ही होगा। जिसमें कम होता है वो 2 ATP बनाता है, 2 ATP काफ़ी कम है, और यहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है तो 38 ATP बना लेता है। तो एनर्जी कैसे बनता है वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, मतलब कि एक स्पेशल वीडियो में, ठीक है। आए बात समझ में होगा, ठीक है। तो जल्दी से लाइक मारिए यार, आप लोग लाइक नहीं मारते हो, जल्दी से लाइक मारिए और कमेंट जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। इससे बढ़िया तो मुझे नहीं लगता कि और कहीं पर मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। जाते जाते चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही, अगर पसंद आया तो कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है, सब कुछ करना है। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, यही तो गड़बड़ है। इतना मेहनत से बताते हैं लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्गी एपरेटस, GA, हाँ सही सुने, गोल्गी एपरेटस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा चर्चा होगा गोल्गी एपरेटस, किसका, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं, बहुत सारा नाम है इसका, ठीक है। बात समझ में, ये तो बेहतर ढंग से आपको याद आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा क्या होता है क्या नहीं होता, आया बात समझ में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक अजीबो गरीब तो नहीं भाई, गोल्गी एपरेटस है तो उसके बारे में जानेंगे। तो जाने से पहले तो लाइक करना ही और चैनल को सब्सक्राइब करना ही। और इससे पहले आप वीडियोस देखना चाहते तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सेल का सारा चीज़ मिल जाएगा पार्ट वाइज। तो देखिए और समझिए, नोट्स बनाइए और क्या बोर्ड में फोड़ दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले।